welcome back my channel SM News Live 24. I am your coach Shweta Mishra. Today we are coming Panchpoli police station and we are meeting a very precious meeting, the real hero of life, PI Sanjay Mende sir. Sir is a completed MA, BA and MPSC topper. So we have to let's meet to Mende sir and know about this sir. Sir, you are the most welcome in our channel. First of all, we have to just introduce yourself regarding of you. Myself, Sanjay Mende, Senior PA of Panchpoli Police Station. I am working here from 28 April 2021 and I am working as a Senior PA. So first of all, I just want to know about you. Where are you from? And I am from Chandrapur, proper Chandrapur city, and studied in Chandrapur only. And I have completed my graduation and PG in history, and also MPSC classes in Pune city. Sir, most of the students actually want the MPSC, UPSC dream. So sir, I just want to know about your journey. Where are you start and what is your struggle about? मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कर रहा था। मेरे एक दोस्त है, वो भी आज सीनियर पीआई है, तो उन्होंने मुझे आके, जो मेरे कॉलेज मेट थे, उन्होंने आके मुझे रिकमेंड किया कि एमपीएससी नाम की ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है जो देने के बाद आप क्लास 1 या क्लास 2 ऑफिसर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने मेरी जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब थी वो छोड़ दी और पुणे में जाकर मैंने प्रिपरेशन किया है। पुणे के ज्ञान प्रबोधिनी नाम की संस्था है, वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्लासेस होते थे पहले, आज भी होते हैं लेकिन आज सिर्फ यूपीएससी के होते हैं शायद। लेकिन हम जब गए थे 2001 में 2001 में, तब एमपीएससी की क्लासेस भी वहाँ होते थे और वहाँ पर हमने क्लासेस का प्रिपरेशन किया है। और 2005 में हमारा सिलेक्शन हुआ और 2006 में हमने नासिक में ट्रेनिंग ज्वाइन किया था। मेरा पहला पोस्टिंग नागपुर सिटी में ही हुआ, सदर पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद गणेशपेट पुलिस स्टेशन में 2012 तक मैं काम किया हूँ। उसके बाद में मेरा ट्रांसफ़र हो गया, अभी मैं फिर से नागपुर सिटी में 28 अप्रैल 2021 से एज ए सीनियर पीआई पंचपोली पुलिस स्टेशन में काम कर रहा हूँ। सर, हम जानना चाहेंगे जो एक स्ट्रगल शुरू होता है एमपीएससी के टाइमिंग पे, जब स्टूडेंट तैयारी करते हैं, वो टाइमिंग पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, जब कहीं ना कहीं जो आज भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब हमें बैक हो जाना चाहिए, या फिर बहुत ऐसी घर की प्रॉब्लम्स होती है। तो वो टाइम पीरियड आपकी लाइफ की जो क्रॉस हुआ है, हम वो स्ट्रगल टाइमिंग जानना चाहेंगे। जी बराबर है। एमपीएससी तो बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं, ऑल ओवर महाराष्ट्र में लाखों बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम के लिए, लेकिन बहुत से कम लोग हैं जो एमपीएससी क्रैक कर पाते हैं। उसके लिए काफ़ी मेहनत और जिद होना बहुत ज़रूरी है, आपका डेडिकेशन होना ज़रूरी है। आप कितने घंटा स्टडी करते हो, स्टडी तो बहुत सारे लोग करते हैं, मटेरियल भी बहुत मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप उस मटेरियल का कैसे यूज़ करते हो, आप अपना स्मार्ट स्टडी कैसे करते हो, उस पर आपका, और जो एग्ज़ाम होता है आपका एमपीएससी का प्रीलिम और मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू, तो वो आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, क्योंकि पढ़ाई तो सारे लोग करते हैं, लेकिन एमपीएससी को जो चाहिए, जो स्मार्टनेस चाहिए, जो एक्टिवनेस चाहिए, जो वो 2 घंटे जो होते हैं एग्ज़ाम वाले, वो 2 घंटे में आप अपने आप को कैसा परफॉर्म करते हो। आपको बहुत सारा नॉलेज हो सकता है या आप उतनी पढ़ाई करते हो, लेकिन वो 2 घंटे जो होते हैं एग्ज़ाम वाले, उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उस पर आपका जो जीत है वो निर्भर करती है और बाद में आपका सिलेक्शन निर्भर करता है। तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पढ़ाई जो करनी है वो फोकस स्टडी करें। तो आपका जो दिन भर का टाइमिंग जो होता है उसको डिवाइड कर लीजिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यूपीएससी एमपीएससी अगर स्टडी करने जाओ तो उनको ऐसा लगता है कि बस हिस्ट्री पढ़ लिया, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लिया तो एमपीएससी यूपीएससी प्रिपेयर हो गया। वैसा नहीं होता है। एमपीएससी या यूपीएससी किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपको अंडर द स्काई ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं छूटता है जो आप स्टडी नहीं करते हो। ईच एंड एवरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल स्टडीज, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ आपको स्टडी करना पड़ता है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह सब स्टडी करना पड़ता है। अभी तो बहुत सारे सब्जेक्ट चेंज भी हो गए हैं, तो
इतने सारे सब्जेक्ट होने के बाद, इतना सारा मटेरियल होने के बाद जब बच्चे स्टडी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तब कोई एक ही सब्जेक्ट वो महीना भर पढ़ते रहते हैं। जब एग्जाम आता है तो बाकी सब्जेक्ट का स्टडी अधूरा रह जाता है उनका, और फिर उनका प्रेशर बढ़ने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है, थोड़ा अनईजी हो जाते हैं, वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना बच्चे, उन्होंने ये सोचना चाहिए कि अगर मैं जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ या जो एग्ज़ाम मुझे क्रैक करनी है, वो एग्ज़ाम देने के लिए कितने सब्जेक्ट हैं। स्टडी की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि आपने पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चंस पेपर है उसका सबसे पहले एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो वो एग्ज़ाम का स्वरूप, उसका स्वरूप बोले तो उसका खाका क्या है, वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक पे पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। अगर एग्रीकल्चर पे कोई क्वेश्चंस आते हैं, 5 या 6 क्वेश्चंस आते हैं या 5 या 6 मार्क के लिए आते हैं, और आप कंटिन्यू एग्रीकल्चर या हिस्ट्री पढ़ते रहोगे तो बाकी के सब्जेक्ट टाइम टेबल सूची अनकवर हो जाते हैं। तो आपने जब स्टडी करना है आपको, तो पहले एनालिसिस कीजिए कौन से टॉपिक पे, कौन से सब्जेक्ट पे कितने क्वेश्चंस आए, उसका एनालिसिस होने के बाद वो कितने मार्क्स के लिए पूछे गए हैं, मार्क्स के वेटेज के हिसाब से आपने अपना स्टडी फोकस करना चाहिए। दिन भर का सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो पूरा स्टडी टाइम आप कंसिडर आपने करना चाहिए, और वो करते वक्त टाइम स्लॉट ऐसे करने चाहिए, वो टाइम टेबल करना चाहिए कि सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है या 2 घंटे कौन सा। आप कोई भी एक सब्जेक्ट कंटिन्यू अगर पढ़ते रहोगे तो आपको बोर हो जाएगा, आप नींद आने लगेंगे। बेटर वे आप हर 2 घंटे में 3 घंटे में सब्जेक्ट चेंज करो और स्टडी करना चाहिए। अगर इस तरह से आप स्टडी करते हो तो आपका जो पूरा स्टडी मटेरियल है वो भी पढ़ के हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट आप पढ़ लोगे और आपका स्टडी भी फोकस होगा। और स्टडी करते वक्त आपने नोट्स निकालने चाहिए। प्राइमरी नोट्स बहुत फालतू हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई डिमोरलाइज या डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। फिर सेकंड रीडिंग, हर टॉपिक का आपने 3 से 4 बार रीडिंग करना है। आपको ये खुद ही महसूस होगा कि जब मैं पढ़ रहा हूँ हर बार मुझे कुछ नया मिल रहा है स्टडी मटेरियल से। तो इस तरह से फोकस स्टडी आपका होना चाहिए और एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे थोड़े दिन पढ़ते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, ये मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एमपीएससी यूपीएससी हर कोई कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन में या फिर 10th में 12th में 35% है तो आप नहीं कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आईपीएस लोग बन गए हैं, उनको भी एग्जाम्स में या उनके एकेडमिक में 35% 45% ऐसे मार्क्स है, लेकिन उन्होंने ये एग्जाम क्रैक किए। सर, आपको किसने प्रेरित किया इस आने के लिए, चीज़ के लिए? रहता है हमारे घर में एक पर्टिकुलर पर्सन रहता है जो हमें हर एक चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि नहीं ये करो, हमारा ये ड्रीम है कि तुम्हें करके दिखाओ। जी, इसलिए मेरी माँ बहुत बड़ी जिम्मेदार है और मराठीत म्हणतात सिंहाचा वाटा। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत सारे ख्वाब देखे थे, बहुत कष्ट उठाए थे। अब उनका ही सपना पूरा करने के लिए मैं एमआरशिप छोड़कर वहाँ गया था, पुणे गया था। और मेरे भैया वो खुद अभी पीएसआई है, वो खुद एमपीएससी प्रिपेयर करते थे। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और इसके लिए एग्ज़ाम देने के लिए मुझे प्रेरित किया। मेरा दोस्त जिसने आके एमपीएससी के बारे में मुझे जानकारी दी, जिनका नाम है प्रमोद भोंगे, वो मेरे पुलिस स्टेशन में भी सीनियर पीआई काम कर रहे हैं, एज ए सीनियर पीआई काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे आकर पूरे एग्ज़ाम के बारे में जानकारी दी। हालांकि मैं वो पहले से ही पुणे में रह रहे थे, उन्हीं के साथ में जाके प्रिपरेशन किया हूँ। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया। तो ये 3% जो है जिनकी वजह से आज मैं ऑफिसर हूँ। सर, जब आपने वर्क स्टार्ट किया तब से अब तक के समय में ऐसे बहुत से टाइम पीरियड आते हैं जब हमको एक अचीवमेंट मिलता है कि हमने ये जो काम किया इसके लिए हमको सबने बहुत अप्रिशिएट किया, और कुछ पल रहते हैं जो हमेशा वैसे कैच हो जाते हैं। जैसे अचीवमेंट्स के बारे में हम आपकी जानना चाहेंगे जो अब तक की ड्यूटी में काफ़ी मेमोरेबल है आपकी लाइफ में। जी, ऐसे तो पुलिस वालों की ज़िंदगी में हर दिन नया आता है
हर पल आपके लिए कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। लेकिन मेरे पिछले 16 साल की सर्विस में ऐसे बहुत सारे ये आए मैटर आए हैं। मैं जब एक ज़रूर बताना चाहूँगा, मैं जब गणेशपेट पुलिस स्टेशन में एज ए PSI काम कर रहा था, तो एक हस्बैंड वाइफ दोनों अपने अपने वकीलों को लेके पुलिस स्टेशन में आए थे कि आज दोनों एक में के खिलाफ कंप्लेंट देके ऑफेंस रजिस्टर करवा के तलाक ले लेंगे। तो मुझे दोनों को मैंने सुन लिया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उनके वकीलों से रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ी देर बाहर रुकिएगा। उस बात पे लेके वकील और हमारी बीच बहस भी हो गई, लेकिन मैंने बताया कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। और मैंने वो दोनों हस्बैंड वाइफ को, कपल को नियर अबाउट 3 घंटा काउंसिलिंग किया कि उन्होंने एक साथ क्यों रहना चाहिए। और आज मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आज भी वो पति पत्नी एक साथ रहते हैं। यानी बहुत अच्छा अपने काम के एक फैमिली को दोबारा फिर से जी जी, ऐसे बहुत सारे वाक़े आते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं, घटनाएं होती है कि मैं ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मेरे पापा भी पुलिस थे, मेरे भैया भी पुलिस ऑफिसर हैं और मैं भी हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते वक्त मेरी ये सोच है कि आप अगर चाहो तो बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हो। पुलिस स्टेशन में कौन आता है? जिन पे अन्याय हुआ है, जो बाकी कहीं जा नहीं सकता, या फिर बाकी कहीं जाके वो अपनी जो उस पर अन्याय अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठा नहीं सकता, और एक ही होप दिखती है, या तो कोर्ट होता है या फिर पुलिस स्टेशन होता है। तो सबसे पहले लोग पुलिस स्टेशन के बारे में सोचते हैं। मैंने मेरे स्टाफ को भी बताया है कि जो लोग यहाँ कंप्लेंट करने आते हैं, आप उनका दुख समझ लीजिए कि वो क्यों आया है। बहुत सारे कंप्लेंट फालतू भी होते हैं, बेवजह आके कंप्लेंट करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स भी हैं जो रियल में वो काफ़ी पीड़ित होते हैं वो लोग। तो उनका दुख और दर्द हमने समझना चाहिए और उसके हिसाब से हमने काम करना चाहिए, और हम उसी प्रिंसिपल को लेके हम काम करने की कोशिश करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक स्लोगन आपने कहा था जब हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी कुछ ग्राउंड में, एक स्लोगन होता है, क्या है आपका स्लोगन? सदर रक्षणाय खल निग्रहणाय। हाँ, इस विषय में हम थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे आपसे कि ये स्लोगन क्या कहता है, और ये स्लोगन आपने जो बताया इससे हम बहुत इंस्पायर हुए थे एक्चुअली। जी जी जी, एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट का एक स्लोगन है, सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, यानी कि अच्छे की सुरक्षा करो और बुरों का नाश करो, बुरों को समाप्त करो। अब जो समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। पुलिस का काम यही है कि समाज में जो गंदगी है, जो क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल को खत्म नहीं करना चाहिए, उनके पीछे जो क्रिमिनल सोच है वो खत्म होनी चाहिए। उसी बात को लेके हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पाचपौली पुलिस स्टेशन में ज्वाइन किया था तो यहाँ काफ़ी क्राइम बढ़ा हुआ था, नियर अबाउट 5 मर्डर्स हो गए थे, और उसी बात को लेके मेरा यहाँ पोस्टिंग हुआ था कि यहाँ पे क्राइम खूब बढ़ा हुआ है, तो आपको वहाँ जाके क्राइम कंट्रोल करना है। मैंने शुरुआत में ऐसा काम करना शुरू किया कि पाचपौली पुलिस स्टेशन का जो भी एरिया है वो मैंने पैदल घूमना शुरू किया। मेरी टीम रोज जो एरिया है उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया हमने, उसको हम बीट बोलते हैं, और 4 सेक्शन में डिवाइड करके हर बीट में एक ऑफिसर और 5-6 कांस्टेबल्स और लेडी कांस्टेबल्स, ऐसा हम रोज एक्चुअली जो क्राइम का जो टाइमिंग है वो शाम को 6 से लेकर रात को 11-12 बजे तक का टाइमिंग होता है। अक्सर लोग शराब पीते हैं और उसी शराब के चलते कई बार ऑफेंस कर देते, कोई चाकू मारते, कोई बड़ी ऑफेंस ऐसे होते रहते हैं। तो हमने ये सोचा कि अगर इसी टाइम में अगर क्राइम होता है, क्यों ना हम विजिबल पेट्रोलिंग शुरू करें। पहले हमारे जो डीसीपी थे रोहित मथानी सर, अभी आदरणीय राजमानी सर हैं, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ पूरे एरिया में पेट्रोलिंग करते हैं। हम फुल पेट्रोलिंग करते हैं, कई बार एक दिन में 10-10 किलोमीटर पेट्रोलिंग हो जाता है पूरी एरिया में। इधर से निकलो तो पूरा 4 बीट जो है वो पूरा घूम के नियर अबाउट 10-11 किलोमीटर पेट्रोलिंग हो जाता है। शाम को पैर बहुत दर्द देते, लेकिन उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट ऐसा निकला कि जो गुनहगार है वो फ्रिक्वेंटली चेक होने लगे, उनको हम चेक करने लगे, उन पर दबाव बनाने लगे, और जो पीक आवर होते हैं, जो जब क्राइम होता है
उसी टाइम में अगर पुलिस का विजिबल पेट्रोलिंग होता है तो गुनहगारों के मंसूबे वैसे ही ध्वस्त हो जाते हैं। तो थोड़ा उसका कष्ट रहा लेकिन फल जरूर मिला है। जी 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 जैसे कि आज हम देखें तो टीनेजर्स की जो मेंटलिटी है वो काफ़ी यानी डाइवर्ट हो रही है। वो स्टडी को छोड़ के आजकल 16, 17, 18 के जो लड़के हैं वो गलत जगहों पर ट्रैक हो रहे हैं, स्टडी को ड्रॉप कर रहे हैं। और जो माइंड है बच्चों का बचपन से कहीं ना कहीं बच्चे संगत में बोलो या फिर एटमॉस्फेयर देख के बोलो बिगड़ रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपका क्या कहना है कि इस एज के जो बच्चे हैं इनको प्रॉपर स्टेबिलिटी, एक अच्छा एटमॉस्फेयर के साथ, एक अच्छे ट्रैक के साथ अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करना चाहिए, लाइन को छोड़ के गलत जगह पे जाने, इस विषय पे आप क्या कहना चाहोगे? जी एकदम सही कहा आपने। मैं जब यहाँ पुलिस स्टेशन ज्वाइन किया था, पांचपौली पुलिस स्टेशन, तो बहुत चल रहा था कि टीनेजर्स जो है 9 साल के बच्चे ने एक दूसरे बंदे को चाकू मार दिया। 9 साल बहुत छोटी उम्र होती है, लेकिन उसके लिए उसका फैमिली बैकग्राउंड वैसा था। उसकी माँ चली गई थी, कई पापा एक्सपायर हो गए थे, वो किसी और के साथ रह रहा था। तो मेरा जो पांचपौली पुलिस स्टेशन का एरिया वो काफ़ी हद तक स्लम एरिया है, और यहाँ ज़्यादातर लड़के जो बच्चे हैं या तो उनके माँ बाप गलत काम धंधों में एंगेज है या फिर वो खुद उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा ही सारा एरिया है। हमने इस बात को लेकर स्टडी की, और अभी तक हम पांचपौली पुलिस स्टेशन ज्यूरी स्टेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसा प्रिपेयर करते हैं इसके लिए 2 प्रोग्राम ले चुके हैं। पहले प्रोग्राम में आदरणीय क्राइम सर नवीन चंद्र रेड्डी सर, इन्होंने भी गाइड किया, राजमानी सर ने भी गाइड किया था, लोहित मतानी सर ने भी गाइड किया था, जो हमारे एसीपी है सचिन थोरबोले सर, उन्होंने भी गाइड किया था, मैंने भी गाइड किया था कि बच्चों ने ये सारी बातें छोड़ के किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ डाइवर्ट होना चाहिए, स्टडी कैसे करना चाहिए, ये सारी गुनहगारी जो है वो कैसे ख़त्म करनी चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पांचपौली एरिया में बहुत सारा, पहले जो था वो नशे के आदी हो गए थे छोटे छोटे बच्चे, उस पर भी हमने वर्कआउट शुरू किया। आदरणीय सीपी सर अमितेश कुमार सर ने भी हमको काफ़ी मोटिवेट किया, गाइड किया। उन्होंने पुलिस दीदी, पुलिस काका, ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं वो लेने के लिए हमको प्रेरित किया। हमने वो प्रोग्राम जहाँ ज़्यादातर छोटे बच्चे या फिर जो जवान बच्चे हैं, टीनेजर जो है, जो नशे की तरफ बढ़ रहे, क्राइम की तरफ बढ़ रहे, उनके लिए हमने मोहजाल नाम का एक नाटक है, स्ट्रीट प्ले है, उसका वो ऑर्गेनाइज किया था। तो उसको लेके भी हमने बहुत सारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, बस्ती बस्ती में जाके जो कॉर्नर मीटिंग है वो लेके लोगों को अवेयर किया कि अगर आपके एरिया में कोई गांजा, एमडी, ड्रग्स ऐसा कुछ बेचता है तो आप हमको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हमने हमारे मोबाइल्स सारे लोगों को बांट दिए हैं। कुछ जो मेन स्पॉट है वहाँ पर हमने हमारे मोबाइल फ्लैश किए हैं। तो ऐसे इससे हमारी पर्सनल जो प्राइवेसी होती है वो डिस्टर्ब होती है। कई बार मुझे रात को 2, 2:30, 3 बजे भी कॉल आते हैं, लेकिन हम उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसका काफ़ी अच्छा असर अभी आप देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी हद तक जो नशा है या फिर क्राइम है उससे अलग होके मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। सर, जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात हमसे शेयर की, हमने अगर देखी इसके पहले, यानी मैं खुद 6 ईयर्स इस फील्ड में हूँ मीडिया में, तो मैंने देखा कि इसके पहले जो एक पुलिस स्टेशन का वर्क होता था, जब कोई भी कंप्लेंटर आ रहा है तो उसकी कंप्लेंट लिखना, उस पर पर्टिकुलर वर्क करना, उसको सेटिस्फाइड करना, ये काम था। बट अभी जो वर्क है वो ग्राउंड लेवल पे वर्क, यानी हर जगह कैंपिंग लेना, अवेयरनेस फैलाना, प्लस खुद जाके सेल्फ इंटरेक्ट होना पीपल से। तो ये बहुत ही बड़े लेवल पे यानी थोड़ा तकलीफ देने वाला वर्क है, बट इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, और सेटिस्फैक्शन रिजल्ट भी मिल रहा है कि टीनेजर्स को भी काफ़ी समझ में आ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसमें कहीं ना कहीं स्लम एरिया का भी बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात सर, मैं नॉट इवन स्लम एरिया मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे एरिया के जो स्कूल कॉलेजेस है, हम वहाँ पर भी जाकर प्रोग्राम्स ले रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे जो सेक्सुअल हरास हो रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने अवेयरनेस, जो पुलिस दीदी और पुलिस का जो प्रोग्राम्स है वो उसके लिए भी हम अवेयर कर रहे हैं बच्चों को कि आपके साथ कोई अगर गलत करता है, व्यवहार करता है, कोई गलत तरीके से छूता है, तो उसको किस तरह से प्रिवेंट करना चाहिए और अपने बड़ों को किस तरह से बताना चाहिए, इस बारे में हमने काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम किया। अभी रिसेंटली पुलिस भवन में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था अमृत महोत्सव, उसमें एक पर्टिकुलर पुलिस दीदी, पुलिस काका का डिपार्टमेंट था, जहाँ पे टीनेजर्स और बच्चों के लिए खासकर गुड टच, बैड टच और सस्ते नशे, इन 2 सब्जेक्ट के ऊपर में नाट्य रूपांतरण किया गया था, और काफ़ी अवेयरनेस बाकी स्कूल के बच्चों ने देखा।
और ये जो चीजें हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो प्रयास रहते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं ये, बट डेफिनेटली ये सर। तो इसके साथ मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे पूछना चाहूँगी, अगर हमें मैक्सिमम यानी जो शुरुआत होती है एज की 13 के बाद से 18 की जो एज टाइम पीरियड रहता है 18-20, ये एज में जो बच्चे डाइवर्ट होते हैं सस्ते नशे के तरफ में, इसको ख़त्म करना है तो ये आपके तरफ से प्रयास हुए, लेकिन और भी जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो इसको स्पॉइल करने के लिए कुछ ऐसे सॉल्यूशन बताओ जिससे बाकी लोग भी अवेयर होकर कुछ सीख सके और इसको ख़त्म करने के लिए कुछ प्रयास कर सकें, जैसे आपके प्रयास जारी है। समाज से जो नशाखोरी है वो खत्म होनी चाहिए। उसके लिए सिर्फ पुलिस काम करके ये खत्म नहीं हो पाएगी, उसके लिए समाज के हर व्यक्ति ने जिम्मा उठाना चाहिए। उनके एरिया में अगर कोई गांजा बेच रहा है, कोई ड्रग्स बेच रहा है या कोई नशे की चीज़ बेच रहा है, उन्होंने इमीडिएट पुलिस को संपर्क करना चाहिए। अभी तो पहले तो सिर्फ 100 नंबर पे कंप्लेंट होती थी, अभी तो 112 यानी कि 112 इस पे भी आप कंप्लेंट करते हो तो आपका नाम और नंबर जो है वो गुपित रखा जाता है, वो किसी को बताते नहीं है। और 112 की खासियत ये है कि आपने कंप्लेंट करने के बाद विदिन 5 मिनट वहाँ पर पुलिस की हेल्प पहुँचनी चाहिए होती है। अगर वो नहीं पहुँचते हैं 5 मिनट के अंदर तो उनको जवाब पूछा जाता है कि आप पहुँचे क्यों नहीं। तो अगर कोई जो समाज हितैषी है या जो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, मैं तो यही कहूँगा कि सब लोगों ने अपने अपने बच्चों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। वो कोई गलत जगह नहीं जा रहा है, कोई गलत दोस्त तो नहीं है उसके, कोई गलत संगत में तो नहीं पड़ गया है। वो सुबह उठने के बाद रात को सोते तक वो क्या करता है, किसके साथ मिलता है, कहाँ जाता है और किसके साथ कैसा व्यवहार करता है, इसके ऊपर माँ बाप का कंट्रोल जरूर होना चाहिए। और जो कुछ समाज में जो बुरे विचार है, बुरे व्यक्ति हैं या फिर जो गलत सोच रखते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जब समाज एकजुट हो जाएगा, समाज ने अगर डिसाइड कर लिया कि हमारे एरिया में ये नहीं चलने देंगे हम, तो किसी भी गुनहगार की हिम्मत नहीं है कि उस एरिया में उस तरह की कोई गलत गतिविधियां वो कर पाए। जैसा आपने देखा कि हमने संजय मेढे सर जो कि पांचपौली के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है, पीआई सर है, इन्होंने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, अपनी बायोग्राफी बताई, साथ ही एमपीएससी यूपीएससी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें किस तरह से तैयार होना चाहिए इस विषय पर खास चर्चा की और उन्हें स्टडी करने का एक टेक्निक बताया, एक तरीका बताया किस तरीके से वो सक्सेस हो सकते हैं। और साथ ही क्राइम को खत्म करने के लिए जिस तरीके से हमारा नागपुर पुलिस विभाग सतर्क और सक्रिय है, उसी तरीके से सभी ने समाज में जिम्मेदारी उठाना चाहिए। किसी भी तरह का इलीगल काम अगर उनके एरिया में हो रहा है, गांजा, दारू या फिर एमडी या फिर ड्रग्स, किसी भी तरह की अगर तस्करी हो रही है, बेचा जा रहा है या किसी भी तरीके का मादक पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, तो तुरंत थाने में इन्फॉर्म करें, हमारा डिपार्टमेंट तुरंत सहयोग करेगा। साथ ही इसी तरह से हमने द रियल हीरो ऑफ लाइफ के थीम में मेढे सर को इन्वॉल्व किया, जो अपने लिए नहीं समाज के लिए जीते हैं, जो खुद के लिए नहीं हमारे समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। इसी प्रकार आप हमारे और भी वीडियो देखिए, साथ ही इस वीडियो के माध्यम से समाज में एक अच्छा संदेश दीजिए कि समाज सुधरे तभी हमारा देश सुधरेगा। मैं आपकी होस्ट श्वेता मिश्रा, SM लाइव न्यूज़ 24 में से आप देख रहे हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।